नमस्कार। और आज हम भारत की प्रमुख झीलों पर एक खास एक बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम इसे किसी सूखी बेजान भूगोल की क्लास की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प नोट्स हैं जिनमें इन झीलों के नाम और उनके राज्यों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही अनोखी और मज़ेदार ट्रिक्स दी गई हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन ट्रिक्स की परतों को खोलना, ये समझना कि ये काम कैसे करती हैं और कैसे ये मुश्किल लगने वाले तथ्य हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ सकते हैं। तो चलिए इस दिमागी कसरत की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसमें भूगोल हमेशा से एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। इन ट्रिक्स का असली मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि जानकारी को एक कहानी या एक मजेदार जुमले से जोड़ना है। जब आप किसी तथ्य को किसी इमोशन या तस्वीर से जोड़ देते हैं तो वो दिमाग में लंबे समय तक टिका रहता है। सही बात है। परीक्षा के तनाव में भी वो आसानी से याद आ जाता है। क्या बात है। तो देखते हैं कि हमारी पहली ट्रिक हमें किस राज्य की ओर ले जाती है। चलिए हमारे नोट्स में पहली ट्रिक देखते हैं। ये ओडिशा के लिए है और कहती है चील उड़ी। ये तो बहुत ही सीधी सादी है। चील से चिल्का, उड़ी से ओडिशा। पर क्या चिल्का झील से जुड़े सवाल भी इतने ही सीधे होते हैं? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है नहीं। ट्रिक जितनी सरल है, इसके पीछे का तथ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची या एकमात्र जैसे शब्द जो हैं वो कीवर्ड होते हैं। अच्छा। यही शब्द किसी सामान्य जानकारी को एक संभावित प्रश्न में बदल देते हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, लेगून। मैंने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और साफ कर सकते हैं? ये सामान्य झील से अलग कैसे है? जरूर। लगून मतलब एक ऐसी झील जो समुद्र के पानी से बनती है। ये पानी का एक उथला क्षेत्र होता है जो किसी बैरियर जैसे रेत के टीले से बड़े समुद्र से लगभग अलग हो जाता है, पर एक छोटे रास्ते से उससे जुड़ा भी रहता है। ओके। तो चिल्का का पानी सीधे समुद्र से आता है, इसीलिए ये खारा है। ये इसकी भौगोलिक पहचान है। अच्छा, तो ये लैगून शब्द ही अपने आप में एक सवाल बन सकता है। ट्रिक आसान है पर फैक्ट गहरा है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमने देख ली। हमारे नोट्स में अगली झील मणिपुर की है, जिसकी ट्रिक भी बड़ी अनोखी है। मणि गले में अटक गई, अटक से लोकटक। क्या इसकी भी कोई ऐसी ही एकमात्र वाली खासियत है? हाँ, और इसकी खासियत तो पूरी दुनिया में अनोखी है। लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केब्यूल लामजाओ स्थित है। एक मिनट, तैरता हुआ नेशनल पार्क? ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या सच में जमीन का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है? बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी झील जिस पर घास, मिट्टी और जैविक पदार्थों के बड़े बड़े द्वीप तैर रहे हैं। इन द्वीपों को फुमडी कहा जाता है। फुमडी? जी, फुमडी। और इन्हीं में से एक सबसे बड़े द्वीप पर यह पूरा नेशनल पार्क बसा हुआ है। ये न केवल सामान्य ज्ञान का, बल्कि पर्यावरण से जुड़े सवालों का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाह। मणि गले में अटक गई जैसी साधारण ट्रिक हमें दुनिया के एकमात्र तैरते हुए पार्क तक ले जाती है। कमाल है। चलिए अब उस राज्य की ओर बढ़ते हैं जहां झीलों की भरमार है, उत्तराखंड। यहाँ तो इतनी झीलें हैं कि नाम याद रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हमारे नोट्स में एक पैटर्न बताया गया है, जिसके नाम के पीछे ताल, वो है उत्तराखंड का हाल। जैसे नैनीताल, भीमताल, सातताल। लिस्ट काफी लंबी है। ये एक बहुत ही कारगर पैटर्न है। ज्यादातर मामलों में ये सही बैठता भी है। ये दिमाग में एक नियम बना देता है कि ताल मतलब उत्तराखंड। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में नियम से ज्यादा नियम के अपवादों पे सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे अंदाजा है कि यहाँ भी कोई अपवाद जरूर होगा। आप बिल्कुल सही हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी जानकारी छिपी है। सूरज ताल और चंद्रताल, ये दो ऐसी ताल नाम की झीलें हैं जो उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। ओह। ये छोटी सी जानकारी परीक्षा में अंकों का एक बड़ा फर्क पैदा कर सकती है, क्योंकि परीक्षक अक्सर यहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। वो विकल्प में उत्तराखंड जरूर देंगे। तो परीक्षक जानबूझकर इस पैटर्न का इस्तेमाल करके एक जाल बिछाते हैं। ताल देखकर ज्यादातर लोग उत्तराखंड ही सोचेंगे और वहीं गलती हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो नियम याद रखो, पर अपवाद को कभी मत भूलो।
अच्छा, जब हमने एक पैटर्न की बात की है, तो देखते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर की झीलों में भी कोई ऐसा ही पैटर्न छिपा है? बिल्कुल छिपा है। और जम्मू कश्मीर के लिए जो ट्रिक हमारे नोट्स में है, वो एक मास्टर ट्रिक है, क्योंकि वो एक साथ कई झीलों को कवर करती है। ट्रिक है, डब्बू ने जम्मू में नाग देखा। एक छोटी सी कहानी की तरह। डब्बू ने जम्मू में नाग देखा। ठीक है, इसे खोलते हैं। डब्बू से क्या मतलब निकलता है? डब्बू के ड से बनती है डल झील, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, और वू से बनती है वुलर झील। वुलर झील, हाँ, ये तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना? बिल्कुल, फिर से वही सबसे बड़ी वाला कीवर्ड आ गया। ठीक है, तो डब्बू ने हमें डल और वुलर झीलें दे दी। और नाग देखा का क्या कनेक्शन है? ये ट्रिक का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक और पैटर्न बताता है। जिन झीलों के नाम के अंत में नाग आता है, जैसे बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, वे सभी जम्मू कश्मीर में हैं। क्या बात है! तो देखा आपने, एक ही लाइन से डल, वुलर और सारी नाग वाली झीलें कवर हो गई। मतलब एक ही लाइन में 3 अलग-अलग तरह की जानकारी छिपी है। ये तो सच में एक मास्टर ट्रिक है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से अब रेगिस्तान की गर्मी की तरफ चलते हैं, राजस्थान। जी। यहाँ की ट्रिक कहती है, राज ने सांभर खाकर पीछे देखा। ये ट्रिक बहुत चालाकी से बनाई गई है। इसके हर शब्द में एक संकेत है। जी। राज से एक तो राजस्थान राज्य का पता चलता है, और दूसरा राजसमंद झील का। अच्छा। सांभर से सीधे सीधे सांभर झील का नाम आता है, और यहाँ एक और सबसे बड़ी का खिताब है। देखिए, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी इनलैंड खारे पानी की झील है। 1 मिनट यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हमने अभी ओडिशा की चिल्का झील को सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा था। अब सांभर भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो बारीकियां हैं जहां परीक्षा में गलती होती है। फर्क अंतर्देशीय या इनलैंड शब्द में है। चिल्का एक लगून है, यानी तटीय झील है जो समुद्र से जुड़ी है, जबकि सांभर झील चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इसका समुद्र से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। समझ गई। तो ये तटीय और अंतर्देशीय का खेल है। परीक्षा में यही छोटे-छोटे शब्द खेल बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, तो ट्रिक में राज हो गया, सांबर हो गया, पीछे देखा का क्या मतलब है? पीछे देखा से हमें पिछोला झील याद आती है, जो उदयपुर की शान है। बहुत खूब। चलिए, अब भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों की ओर चलते हैं। केरल की वेम्बनाड झील के लिए ट्रिक है, करेले पर बैम्बू उगा। ईमानदारी से बताइए, ये किसने सोची होगी? करेले पर बैम्बू? लॉजिक शायद यही है कि जो जितना अजीब हो वो उतना याद रहता है। लेकिन अगर कनेक्शन ढूंढना ही है तो वेम्बनाड झील अपनी लंबाई के लिए जानी जाती है। यह भारत की सबसे लंबी झील है, तो शायद बैम्बू के लंबे होने से इसे जोड़ा गया है। ये अच्छा कनेक्शन है, लंबी झील और लंबा बैम्बू। और इसी लंबाई के वजह से यहाँ हर साल प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील के लिए है, जो काफी सीधी है। अंधेरे में कोयला नहीं दिखता। अंधेरे से आंध्र प्रदेश और कोयला से कोलेरू। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, लेकिन अगली वाली महाराष्ट्र की लोनार झील, इसके लिए ट्रिक है महालोन। ठीक है, आसान है। पर इस झील के बारे में ऐसा क्या खास है? इसका खिताब किसी साइज में नहीं, बल्कि इसके जन्म की कहानी में है। और इसकी कहानी भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को फैसिनेट करती है। ये झील किसी नदी या ग्लेशियर से नहीं बनी, ये आसमान से गिरी एक तबाही का नतीजा है। आसमान से गिरी तबाही, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि लोनार झील एक क्रेटर झील है। आज से लगभग 50,000 साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी मीटियोर धरती से इसी जगह पर टकराया था। क्या? उस टक्कर से एक विशाल गड्ढा बन गया, और समय के साथ उसमें पानी भरने से इस झील का निर्माण हुआ। 1 मिनट, मतलब हम जिस झील को याद कर रहे हैं वो असल में एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना का सबूत है। ये तो अविश्वसनीय है। मैंने यह भी सुना है कि इसका पानी रंग बदलता है। हाँ, ये भी सच है। कुछ खास बैक्टीरिया और शैवाल की वजह से और पानी की लवणता बदलने पर इसका रंग रातों रात बदलकर गुलाबी या लाल हो जाता है। अरे वाह! ये घटना इसे और भी रहस्यमयी और अनोखा बना देती है। ये भूगोल और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। इस अद्भुत जानकारी के बाद तो कहीं और जाना मुश्किल है, लेकिन हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। अब हम चलते हैं भारत की छत पर, सिक्किम। हमारी सूची में अंतिम झील यहीं की है, और ट्रिक है, सिक्के को चोलामू में डालो। सिक्का से सिक्किम और
चोलामू झील का नाम। और यहाँ ट्रिक से ज्यादा इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण है। चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंची? जी हाँ, करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर। जब भी सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा जैसे सवाल आते हैं तो चोलामू झील का नाम सबसे ऊंची झील के तौर पर सामने आता है। तो आज हमने इन मजेदार ट्रिक्स के जरिए लगभग पूरे भारत का एक चक्कर लगा लिया, उड़ीसा के तट से लेकर सिक्किम की बर्फीली ऊंचाइयों तक। इन ट्रिक्स ने यकीनन इन सभी नामों और उनसे जुड़े तथ्यों को याद रखना बहुत आसान बना दिया है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि जानकारी को याद रखने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाना बहुत प्रभावी है। ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ना है। जब आप लुनार को उल्कापिंड से जोड़ते हैं और लोकटक को तैरते हुए पार्क से जोड़ते हैं, तो ज्ञान सिर्फ सतही नहीं रहता, बल्कि गहरा और स्थायी हो जाता है। सही बात है। और यही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की कुंजी है, तथ्यों को समझना और उन्हें आपस में जोड़ना। आज की इस चर्चा से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमने देखा कि कैसे भौगोलिक घटनाओं जैसे उल्कापिंड का गिरना या विशेषताओं जैसे कि ऊंचाई ने इन झीलों का निर्माण किया। अब सोचने का विषय यह है कि ये झीलें सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं हैं, ये जिंदा इकोसिस्टम है। ये बदले में अपने आसपास के क्षेत्र की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को कैसे आकार देती हैं। चिल्का के किनारे रहने वाले मछुआरे का जीवन उस झील के बिना कैसा होगा, या उदयपुर की पूरी पहचान पिछोला के बिना क्या होगी। लोकटक झील ने मणिपुर की संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है। जब हम इन सवालों पर सोचते हैं तो हम ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाते हैं, जहां हम सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके प्रभावों को भी समझते हैं।